नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एरिस्टोटल की। ये लेक्चर 1 है जिसमें हम उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे और उनके वर्क को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, और साथ ही देखेंगे उनके मेथड को, उनकी अध्ययन पद्धति को कि उन्होंने कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों को अपनाया है, और फिर उनके कुछ विचारों को भी देखेंगे। जैसे कि उन्होंने राज्य संबंधी विचार दिए थे, न्याय, संपत्ति, क्रांति, दासता और संविधानों का वर्गीकरण संबंधी अपने कई विचार रखे हैं उन्होंने, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम केवल उनके लाइफ हिस्ट्री और अध्ययन पद्धति और वर्क को ही देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को उनके लाइफ हिस्ट्री से। तो अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया के एक नगर स्टेगिरा में हुआ था, जो एथेंस के उत्तर के 200 मील की दूरी पर बसा हुआ था। उनके पिता का नाम निकोमाकस था, जो कि मिसोडोनिया के राजा के राजवैद्य थे, और उनकी जो माता थी वो उनका नाम फेलिक्स था, जो कि एक गृहिणी थी। उनके पिता की मृत्यु काफ़ी छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और कहा जाता है कि उनके अभिभावक जो थे वो 18 वर्ष की आयु जब उनकी हुई तो उन्हें की शिक्षा देने के लिए, उनकी शिक्षा पूरी करवाने के लिए उन्होंने एथेंस भेज दिया था, जो कि उस समय बौद्धिक शिक्षा का केंद्र रहा था। तो वो उन्हें एथेंस भेज दिए थे, प्लेटो के अकादमी में, प्लेटो के शिक्षण संस्थान में उन्हें शिक्षा लेने के लिए भेज दिए थे। वो 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे थे। 20 वर्षों तक वो प्लेटो से शिक्षा पाते रहे थे, और पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो अकादमी में पढ़ाने भी लगे थे। वो इतने कुशल शिष्य बन गए थे कि प्लेटो उन्हें काफ़ी मानते थे, उनकी काफ़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो उनके अकादमी का, उनके जो शिक्षण संस्थान है उनका सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। कहा जाता है कि उनके जो जब अरस्तु और प्लेटो में बस एक अंतर था कि प्लेटो जो थे वो थोड़े कल्पनावादी थे, कल्पनावादी विचारों पर विश्वास करते थे, लेकिन ये अरस्तु जो था वो यथार्थवादी विचारों पर भरोसा करता था। वो कल्पना को नहीं मानता था, कल्पनात्मक बातें नहीं करता था। अरस्तु और प्लेटो में इन्हीं एक विचारों का अंतर था, बाकी वो अरस्तु प्लेटो से काफ़ी प्रभावित था। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई 347 ईसा पूर्व में, जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण, मतलब उनके प्लेटो के जो विचार थे, जो कल्पनात्मक आदर्शात्मक जो थोड़े विचार थे, वो अरस्तु स्वीकार नहीं करते थे। इसके कारण उन्हें उसका अधिकारी, अकादमी का अधिकारी नहीं बनने दिया गया, और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जब वो अकादमी में से चले गए तो वो एत्रानिमस नाम उनका एक मित्र था, जिसके साथ वो शासक हर्नियास के दरबार में चले गए और वहाँ पे ही राजवैद्य का कार्य करने लगे। हर्नियास उनके जो कुशलता से, उनके विचारों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी भतीजी का विवाह अरस्तु से करवा दिया था। उसके बाद वो जब हर्नियास की मृत्यु हो गई, हर्नियास की मृत्यु के बाद वो वापस एथेंस चले गए थे, और जब मेसोडोनिया के राजा फिलिप ने, जो कि सिकंदर के पिता थे, उन्होंने जब अरस्तु को निमंत्रण भेजा सिकंदर की शिक्षा के लिए, तो वो उसे स्वीकार करके अरस्तु सिकंदर के गुरु बन गए और उन्हें शिक्षा देने लगे। और जब सिकंदर की शिक्षा समाप्त हो गई और वह राजा बन गए सिकंदर, तो वह वापस एथेंस आ गए थे। वहाँ उन्होंने फिर से लाइसिस नामक एक अकादमी की भी स्थापना की थी, जो कि काफ़ी फेमस था उस समय। और फिर 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की भी मृत्यु हो गई तो एथेंस वासियों ने मेसोडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वहाँ के जो पब्लिक हैं, वहाँ की जो जनता है, उन्होंने मिसोडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और अरस्तु चूँकि मिसोडोनिया समर्थक थे, इसलिए उन्हें लगा कि देशद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या न कर दी जाए, इसीलिए वो कैलिक्स नामक नगर चले गए, जहाँ पे 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था उनका लाइफ हिस्ट्री। अब देखते हैं उनके वर्क को कि अरस्तु ने किस तरह की कौन कौन सी बुक को लिखा है।
कहा जाता है कि अरस्तु के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने 350 से 400 तक के आसपास की ग्रंथों की रचना की थी और उनके समस्त ग्रंथों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है, उसे 12 भागों में प्रकाशित करवा दिया गया था। उनके अरस्तु की रचनाओं को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 12 भागों में प्रकाशित किया था। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आप लोगों को बाद में काम आए, बाद में ध्यान रहे। उनके जो 12 भागों में पहली बुक जो थी उनकी काफ़ी फेमस रही थी, पॉलिटिक्स थी, जो कि 8 भागों में विभाजित है। उनकी जो पहली बुक है पॉलिटिक्स, जो कि काफ़ी फेमस हुई है, वो 8 भागों में विभाजित है। अब उनके 8 भाग कौन कौन है ये देख लेते हैं। उनके पॉलिटिक्स के पहले भाग में राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन उसमें किया गया है। उसके पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में उन्होंने राज्य की प्रकृति और दास का वर्णन किया है। उसके दूसरे भाग में वो प्लेटो के आदर्श राज्य की समीक्षा करते हैं। पॉलिटिक्स के दूसरे भाग में वो प्लेटो के आदर्श राज्य की समीक्षा करते हैं। और पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में वो नागरिकता संबंधी विचार दिए हुए हैं। उनके चौथे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है। पांचवें भाग में क्रांति की बात की गई है। छठे भाग में धनिक तंत्र लोकतंत्र की बात की गई है। सातवें भाग में संवैधानिक तंत्र की व्याख्या की गई है और आठवें भाग में 21 वर्ष तक के मध्यम शिक्षा की बात की गई है। तो ये पॉलिटिक्स के उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, उसके 8 भाग हैं। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्या था, पॉलिटिक्स के छठे भाग में किसकी वर्णन की गई है, किसकी चर्चा की गई है। तो आप इसे प्लीज़ या तो नोट डाउन कर लें या फिर याद रखें। उनका जो सेकेंड बुक है वो है ऑन द सोल, जिसमें कि उन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। वो आत्मा और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतोों को इसमें नहीं माना है, वो उसकी व्याख्या की गई है। उनकी जो तीसरी बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है उन्होंने। और उनका जो चौथा है वो मेटाफिजिक्स है, जिसमें वो आचरण संबंधी एक ग्रंथ है, जो कि उनका आचरण संबंधी ग्रंथ है। निकोमाकस जो है वो भी एक आचरण संबंधी ग्रंथ ही है। छठा जो कैटेगरीज है वो एक तार्किक रचना है, टॉपिक भी उनकी एक तार्किक रचना ही है। और पेरियर एनालिटिक्स और पोस्चर एनालिटिक्स भी एक तार्किक रचना है। तो ये जो हैं चारों, ये तार्किक रचना की श्रेणी में आते हैं। और फिर जो रेट्रिक है वो सौंदर्य विषयक ग्रंथ है और पोएटिक्स भी सौंदर्य विषयक ग्रंथ ही है। और उनकी जो लास्ट है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 12वें भाग में रखा है, वो है प्रीपोजिशन, जो कि एक तर्क विषयक ग्रंथ है। तो दोस्तों ये था उनका वर्क, उनके बुक्स का नाम। आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अब उनके मेथड को देखते हैं, उनके स्टडी मेथड को देखते हैं। तो उनकी जो पहली पद्धति थी उन्होंने जो अपनाया था वो था हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति जिसे कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही इस पद्धति के द्वारा ही 158 देशों की हिस्ट्री का अध्ययन किया था, संविधानों का वर्णन किया था। और फिर उनकी आती है दूसरी पद्धति कंपैरेटिव मेथड उनकी, जो है जैसे उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन इसी प्रकार किया था। उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन एक दूसरे से तुलना करके ही किया था। उनकी जो तीसरी विधि है वो साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धति जिसे कहा जाता है। उनके पिता चूँकि खुद एक वैज्ञानिक थे, वैद्य थे, राजवैद्य थे, इसीलिए जो साइंस है उनके तो रगों में ही था और वो किसी भी चीज़ को यथार्थ रूप में ही स्वीकार करते थे। वो उनका था कि बिना किसी तथ्य को जांचे बिना किसी भी तथ्य को जांचे बिना वो स्वीकार नहीं करते थे, और यही उनकी वैज्ञानिक पद्धति थी। फोर्थ है इंडक्टिव मेथड, जिसे आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। आगमनात्मक पद्धति है विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली पद्धति। आगमनात्मक निगमनात्मक में आप कंफ्यूज नहीं होना। आगमनात्मक पद्धति है विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली पद्धति। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। आगमनात्मक पद्धति में जो है
जैसा कि मैंने कहा कि विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली पद्धति है। इसमें पद्धतियों का निरीक्षण किया जाता है। पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उस विषय को सामान्य सिद्धांत उस आंकड़े को एकत्रित किया जाता है, फिर उस विचार है जिस विषय के लिए वो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं उसके सामान्य सिद्धांत को खोजा जाता है और यही आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। उनकी जो 5वीं पद्धति है वो एनालिटिकल मेथड है, विश्लेषणात्मक पद्धति है। इसमें वो किसी भी वस्तु के निर्माणकारी अंग जिससे वो वस्तु बना है उसके अंगों का अलग अलग अध्ययन करके ही वो इस पद्धति का अध्ययन करते हैं। वो किसी भी पद्धति को, किसी भी वस्तु के जो निर्माणकारी अंग होते हैं उसे अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है इस विश्लेषणात्मक पद्धति में। जैसे कि अरस्तू ने राज्य का अध्ययन किया था, तो वो राज्य के जो भी अंग हैं उसे मानव शरीर से तुलना करते हुए उन्होंने अध्ययन किया था कि राज्य के 3 अंग हैं, राज्य के अपने अलग अलग अंग होते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का अंग अलग अलग होता है, हाथ पैर अलग अलग अंग होते हैं और उनके निर्धारित कार्य होते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी जो अंग है, गांव समाज और जो भी अंग हैं उन्हें अलग अलग कार्य करने होते हैं। तो वो था उनका विश्लेषणात्मक पद्धति था। अब देख लेते हैं इन्फ्लुएंस और ऑन एरिस्टोटल। उन पे अरस्तु पर किन किन का प्रभाव पड़ा था, किन का इन्फ्लुएंस हुआ था उनके ऊपर, उसे देख लेते हैं। तो पहला है प्लेटोज आइडियल। प्लेटो के जो आदर्श है, प्लेटो का जो आदर्श है उनका प्रभाव सबसे पहले एरिस्टोटल पर पड़ा था। एरिस्टोटल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था प्लेटो का। बस उनके विचारों का एक ही, उन दोनों के विचारों का, प्लेटो और अरस्तु के विचारों का एक ही अंतर था कि प्लेटो की जो पद्धति थी, प्लेटो की जो दार्शनिक पद्धति थी और अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति थी। प्लेटो एक आदर्शवादी की तरह उनके विचार थे कई जगह पे, और अरस्तु जो है वो वैज्ञानिक धारणा, यथार्थवादी धारणा पे विश्वास करते थे। बाकी जो भी उनकी धारणाएं थी, वो जो भी विचार थे वो प्लेटो से काफ़ी प्रभावित थे। तो सबसे पहला प्रभाव जो था वो उनके गुरु प्लेटो का पड़ा था उन पे। फिर है ग्रीक सिविलाइजेशन का, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ग्रीक सिविलाइजेशन पर। वहाँ पे जो ग्रीक सिविलाइजेशन था वहाँ पे दास प्रथा को माना जाता था, समाज व्यक्ति से पहले माने जाते थे और नागरिकता की काफ़ी विशेषता थी। तो इन सब चीज़ों का उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा था, अरस्तु के विचारों पर। तीसरा है उनके फादर का प्रभाव पड़ा था, इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर। उनके पिता का प्रभाव पड़ा था। उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उनके पिता से ही प्रभावित होकर उन्हें मिली हुई थी, पिता से ही प्रभावित था उनका ये। चूँकि उनके पिता एक वैद्य थे, राजवैद्य थे, और उन्होंने बचपन से ही उन्हें देखा था किसी भी तथ्यों का, किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना और उसके रियलिटी को मानना, उसके रियलिटी को उनके वो आदर्शवादी नहीं थे, वो किसी कल्पना पे नहीं मानते थे, वो किसी भी चीज़ का निरीक्षण करके सही चीज़ को मानते थे। तो उसका जो प्रभाव था वो उनके फादर से ही पड़ा था उन पर। फिर चौथा है फैमिली लाइफ। अरस्तु की फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने हर्मियास की जो भतीजी है उससे उनका विवाह हुआ था और उनकी वैवाहिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय था उनका, और इसीलिए वो प्लेटो के जो साम्यवाद है उसका विरोध करते हैं और वो इस बात को नहीं मानते हैं कि पत्नियों का साम्यवाद होना चाहिए, और साथ ही वो संपत्ति को भी मानते हैं। ये सब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहेंगे। फिर उनकी 5 जो है वो कंडीशन ऑफ रॉयल कोर्ट। वो बचपन से ही उन पिता को देखे हैं, बचपन से ही वो राजवैद्य थे और राजाओं के संगति में ही रहे हैं वो। और अरस्तु भी अपने पिता के साथ साथ जब खुद भी बड़े हुए तो वो खुद रॉयल में जगहों में जाते थे, वहाँ पे शिक्षण देते थे, वहाँ पे कार्य करते थे। तो उसका उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उनका जो भी वो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी था, वो रॉयल कोर्ट से वो काफ़ी प्रभावित थे, उनसे काफ़ी जो उनकी राजनीतिक नीति थी वो सभी देखते वो बड़े हुए थे, तो उनका उस पर विशेष प्रभाव पड़ा ही था। फिर आता है वहाँ के कंटेम्प्रेरी कंडीशन, वहाँ के तात्कालीन परिस्थितियाँ का। तो कोई भी व्यक्ति या फिर विचारक जो भी होते हैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वहाँ की परिस्थितियों का पड़ता है। और जब अरस्तु वहाँ पे थे, अरस्तु जब वहाँ बड़े हुए अपने जो एथेंस मतलब मैसेडोनिया में,
तो उस समय यूनान की राजनीतिक स्थिति काफ़ी उथल पुथल थी। मैसेडोनिया के जो सम्राट थे वो नगर राज्यों की स्वतंत्रता उन्होंने समाप्त कर दी थी, और भी कई ऐसे वहाँ की परिस्थितियाँ थी जिससे अरस्तु काफ़ी प्रभावित हुए थे, मतलब प्रभावित नहीं, इन्फ्लुएंस हुए थे, और जो उनके विचारों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों ये था एरिस्टोटल की लाइफ हिस्ट्री, उनके वर्क, उनके कुछ बुक का नाम। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं, और उनके मेथड को भी मैंने बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनके आइडियल स्टेट की। तो थैंक यू फ्रेंड, कीप वॉचिंग।